वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक विद द प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, प्रोसेस प्लस कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। कॉस्टिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करना। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी काम को दो या दो से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट करते हो तो आपकी क्या कहलाती है, प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आपको एमबीए करनी है, तो एमबीए करने के लिए पहला स्टेप होता है एंट्रेंस एग्जाम देना। सेकेंड स्टेप होगा, जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा, कॉलेज आपको कॉल करेगी फीस डिपॉजिट कराने के लिए, आप फीस डिपॉजिट कराओगे। फिर आपकी सेमेस्टर स्टार्ट होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर एग्जाम क्लियर होने के बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे। तो ये क्या है, एक तरीके की प्रोसेस कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, एमबीए को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग स्टेप को फॉलो करना पड़ रहा है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग, जब हम इन दोनों वर्ड को मिलाते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस costing is a technique which is used to find out the cost of each process. इसी को मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ। इफ यू आर मेकिंग अ कैलकुलेटर, यू विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे। फिर उस रॉ मटेरियल आप लेके आ गए, प्लास्टिक लेके आ गए। अब उस प्लास्टिक को कैलकुलेटर की शेप दोगे, कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू कैलकुलेटर शेप। फिर जो आपने कैलकुलेटर की शेप दी है उसमें आप बटन, मशीनरी, डिस्प्ले फिट करोगे। फिर आप उसको पैकिंग करोगे। पैकिंग करने के बाद में वो आपका क्या बन जाएगा, फिनिश गुड। वो क्या बन जाएगा आपका, फिनिश गुड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट सेकंड का क्या कहलाता है, इनपुट। सेकंड का आउटपुट थर्ड का क्या कहलाता है, इनपुट। और ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं हो जाता। इसको मैं आगे वापस एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो प्रोसेस का मतलब, प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग के एग्जाम्पल को वापस से समझते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है। तो सबसे पहले मैं अपने घर से निकलूँगा। तो जब मैं घर से निकला तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं शॉप पे गया, मटेरियल परचेज किया। तो जब मैं वापस घर पे आया तो मेरे हाथ में क्या था, मटेरियल। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट क्या निकला कि मेरे पास में क्या आ गया, मटेरियल आ गया। तो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट बोलो या आउटपुट बोलो, वो क्या है, रॉ मटेरियल। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया। मेरे फर्स्ट स्टेप का आउटपुट क्या आया, रॉ मटेरियल। सेकंड, अब मैं रॉ मटेरियल तो लेके आ गया, पर अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मशीन के थ्रू कैलकुलेटर की डिज़ाइन भी देनी पड़ेगी। तो मुझे आप ये बताइए, जब मैं फर्स्ट स्टेप में रॉ मटेरियल लेके आया तो मेरा आउटपुट था, तो अब मैं डिजाइनिंग दूंगा किसको, उस रॉ मटेरियल को ही दूंगा। तो अब वो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट मुझे कहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में। तब जाके उसके ऊपर काम होगा और वो कैलकुलेटर की शेप में आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ सेकेंड स्टेप का इनपुट क्या कहलाएगा आपका, रॉ मटेरियल। उसको आप मशीन में डालोगे तो आपके रिजल्ट की फॉर्म में क्या निकल के आएगा, कैलकुलेटर की शेप। तो वो आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट। तो सेकंड प्रोसेस का इनपुट तो क्या बना, रॉ मटेरियल। आउटपुट क्या बना, स्क्वायर शेप कैलकुलेटर। अब आप बटन किस में लगाओगे, जो आपने स्क्वायर शेप दिया कैलकुलेटर को उसी में लगाओगे। तो थर्ड प्रोसेस है अपनी फिटिंग मशीनरी एंड बटन। तो सेकंड स्टेप में जो मैंने स्क्वायर शेप निकाला है उसको मैं थर्ड प्रोसेस में ट्रांसफर करूंगा, ताकि उस थर्ड प्रोसेस में मैं उसमें बटन, मशीनरी, डिस्प्ले फिट कर सकूं। तो सेकंड प्रोसेस का आउटपुट स्क्वायर शेप, थर्ड प्रोसेस का क्या कहलाएगा, इनपुट। फिर उसमें मैं कुछ बटन, डिस्प्ले, मशीनरी करूंगा, इनपुट करूंगा, कुछ उसके ऊपर काम करूंगा, तो मेरा पूरा कैलकुलेटर बनके मेरे पास में आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में कैलकुलेटर पूरी तरीके से बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, उस कैलकुलेटर की पैकिंग करूंगा। तो पैकिंग किसकी करूंगा, पूरे कैलकुलेटर बन गया उसकी करूंगा, जिसपे बटन, डिस्प्ले, मशीनरी सब कुछ है। तो थर्ड स्टेप का जो आउटपुट निकला है उसको फोर्थ स्टेप में मैं ट्रांसफर करूंगा, फिर उसको मैं पैकिंग करूंगा। तो मेरा आउटपुट क्या निकलेगा, पैक्ड कैलकुलेटर।
अब इसके आगे मेरे पास कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या कहलाएगा, फिनिश गुड। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट सेकंड का इनपुट, सेकंड का आउटपुट थर्ड का इनपुट, थर्ड का आउटपुट फोर्थ का इनपुट, और ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक आपका गुड्स रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन करोगे तो आपके पास में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है विदाउट लॉस, सेकंड आता है विद लॉस। अब सबसे पहले हम देखते हैं लॉस होता क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोसेस कॉस्टिंग में दो चीज़ें होती है, इनपुट और आउटपुट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यू पुट 1000 kg मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट। आपको 100 यूनिट बनानी है और 100 यूनिट बनाने के लिए आप 1000 किलो मटेरियल लेके आए। तो इसका सीधा सा मतलब है एक यूनिट बनाने में कितना केजी मटेरियल लग रहा है, 10 केजी लग रहा है कि 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो एक यूनिट बनाने में कितना केजी लग रहा है, 10 केजी। नाउ 200 केजी मटेरियल वेस्ट। अब 1000 किलो में से 200 केजी मटेरियल वेस्ट हो गया, तो आपके पास में कितना बचा, 800 केजी। और एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है, 10 केजी। तो आप कितने यूनिट बना सकते हो, 80 यूनिट। तो आप ये बताओ इनपुट आपने कितनी यूनिट के लिए किया था, रॉ मटेरियल 100 के लिए, पर आउटपुट कितना निकला, 80। तो आपको कितनी यूनिट का लॉस हुआ, 20। तो लॉस कैसे निकलता है, इनपुट माइनस आउटपुट। कैसे निकलता है, इनपुट माइनस आउटपुट। और नो लॉस कब होगा, कि जब मैंने मटेरियल 100 के लिए लगाया है और आउटपुट भी कितना आया है, 100। मतलब मेरा इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है, इक्वल। उस कंडीशन में मुझे कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो लॉस कब होता है, इनपुट माइनस आउटपुट। प्रोसेस अकाउंट। अब क्या होता है, जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इसमें एक प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ता है। जितनी भी प्रोसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उतने आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 3 है तो आपको 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने पड़ेंगे। प्रोसेस अकाउंट की बेसिकली दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लिखते हैं इनपुट मटेरियल और सारे के सारे एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं आउटपुट और वो सारे ट्रांजैक्शन जिसके कारण हमारी कॉस्ट कम होती जाती है, कॉस्ट डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे पहले अपन डेबिट साइड में लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं टू इनपुट, टू लेबर, टू मटेरियल, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू अदर एक्सपेंसेस। तो क्या लिखते हैं, टू इनपुट, टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू अदर एक्सपेंसेस। मतलब इनपुट प्लस अदर एक्सपेंसेस जितने भी है वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बाय सेल ऑफ वेस्टेज, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट और बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, जो बाय प्रोडक्ट होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, पर यहाँ पे वेस्टेज और स्क्रैप इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वेस्टेज का मतलब होता है कि आपका रॉ मटेरियल जो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, अब वो किसी भी काम में यूज में नहीं आ सकता, वो तो क्या कहलाता है, वेस्टेज। स्क्रैप का मतलब होता है आपका रॉ मटेरियल खराब हो चुका है, उससे आप मेन प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते, बट उस स्क्रैप को यूज में लेते हुए आप दूसरे छोटे मोटे प्रोडक्ट बना सकते हो। वो क्या कहलाता है आपका स्क्रैप मटेरियल। वो क्या कहलाता है आपका स्क्रैप मटेरियल, जो आपके मेन प्रोडक्ट में काम नहीं आ रहा है, बट उस मेन प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे ऐसे कई और प्रोडक्ट है जिसमें वो रॉ मटेरियल काम में आ सकता है, तो वो क्या कहलाता है आपका स्क्रैप। एक चीज इस क्वेश्चन में याद रखना, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या तो वो हर प्रोसेस के लिए आपको इंडिविजुअल गिवन होगा। फॉर एग्जांपल प्रोसेस एक्स के लिए 10,000, प्रोसेस वाई के लिए 20,000, प्रोसेस जेड के लिए 3,000। बट कभी कभी क्या होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कंबाइंड गिवन होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द 3 प्रोसेस आर ₹10,000। प्रोसेस एक्स वाई जेड तीनों के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 10,000। अब आपको कैसे पता चलेगा एक्स का कितना पार्ट है, वाई का कितना पार्ट है, जेड का कितना पार्ट है। तो इस कंडीशन में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। प्रोसेस अकाउंट को एक क्वेश्चन से समझते हैं। The product passes through 3 process and data are as follows. Process X, Process Y, Process Z. रॉ मटेरियल सबका इंडिविजुअल दे रखा है 1,80,000, 1,20,000, 60,000। लेबर सबका इंडिविजुअल दे रखा है 50, 60, 70।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंडिविजुअल दे रखा है 15, 25 और 50। द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ₹36,000। तो यहाँ पे आप देखोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो तीनों प्रोसेस के लिए कंबाइंड दे रखे हैं 36,000। तो अब सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्स का कितना पार्ट है, वाई का कितना पार्ट है, जेड का कितना पार्ट है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कंबाइंड दे रखे हैं तो हम उसको डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बांटते हैं। लेबर का दूसरा नाम होता है वेजेस। तो डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बांटते हैं या डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ पे कितना है 50, 60, 70। तो रेशियो क्या बना 5:6:7। तो इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये कह रहा है 1000 यूनिट वर मैन्युफैक्चर एंड देयर वर नो लॉस। इसका मतलब हमने 1000 यूनिट इनपुट की, आउटपुट भी कितना है 1000। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे लॉस नहीं है। लॉस नहीं होता है इसका मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। प्रोसेस एक्स अकाउंट। तो मैंने आपको बताया इसकी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लिखते हैं इनपुट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं आउटपुट और जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके कारण हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड में चलते हैं। सबसे पहले हमने 1000 यूनिट इनपुट की और मटेरियल के कितने रुपए लगे 1,80,000। तो फर्स्ट अपन ने लिखा टू मटेरियल, कितनी यूनिट इनपुट की 1000, मतलब मटेरियल कितनी यूनिट के लिए लगाया 1000 के लिए। अमाउंट कितना आ गया आपके 1,80,000। उसके बाद लेबर 50,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। अब अगर हम क्रेडिट साइड में आते हैं तो यहाँ पे न तो वेस्टेज गिवन है, न ही स्क्रैप गिवन है, न ही आपको बाय प्रोडक्ट गिवन है। तो यहाँ पे केवल एक चीज़ आएगी, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो अब एक चीज़ याद रखना, डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल के इक्वल होगी। डेबिट साइड में यूनिट की टोटल 1000 आ रही है तो क्रेडिट में भी 1000 आएगी, और अमाउंट की टोटल 3,45,000 आ रही है तो क्रेडिट में भी कितनी आएगी 3,45,000। तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, तो हम कितनी यूनिट ट्रांसफर करेंगे 1000, और उसका अमाउंट कैसे निकलेगा बैलेंसिंग फिगर 3,45,000। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालने। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट कितनी है 3,45,000 और आउटपुट कितना है 1000, तो कितना आ जाएगा 345। ये वैल्यू कौन सी लेनी है, जो आप क्रेडिट साइड में लिखते हो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, उसकी यूनिट और उसका अमाउंट लेना है, न कि टोटल का। कॉस्ट पर यूनिट के लिए जो हम टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट कर रहे हैं वो वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, जो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। 3,45,000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 345। एक्स के बाद में प्रोसेस अकाउंट वाई। तो x का आउटपुट कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है y में, तो x का आउटपुट y का क्या कहलाता है इनपुट। तो सबसे पहले अपन ने लिखा टू इनपुट फ्रॉम x, 1000 यूनिट ट्रांसफर की और उसकी कॉस्ट कितनी थी 3,45,000। इसके अलावा प्रोसेस y में हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए वो हमने यहाँ पे लिख दिए, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब हमने इसकी डेबिट साइड की टोटल की 1000 और 6,70,000। ये किए टोटल किसकी आनी चाहिए क्रेडिट साइड की, तो सेम टोटल हमने यहाँ पे लिख दी क्रेडिट साइड में। अब प्रोसेस वाई में भी न कोई स्क्रैप है, न ही कोई वेस्टेज है, न ही बाय प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड। तो कितना ट्रांसफर किया जाएगा, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट 1000 और 6,70,000। कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगी कि कौन सा अमाउंट लेना है हमें, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू जेड। कितना अमाउंट है, कॉस्ट 6,70,000 डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना है 1000, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई 670। We start with the process Z account. अब प्रोसेस जेड के लिए इनपुट क्या कहलाएगा, प्रोसेस वाई का आउटपुट। तो प्रोसेस वाई का आउटपुट था आपके 1000 यूनिट और 6,70,000 अमाउंट। अब प्रोसेस जेड में हमने जो जो एक्सपेंसेस किए वो हम सब यहाँ पे लिख देंगे, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसकी जो टोटल आ रही है वो यूनिट की आ रही है 1000 और अमाउंट की आ रही है 8,64,000। तो डेबिट और क्रेडिट साइड की कॉस्ट जो होती है, अमाउंट जो होता है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इक्वल है इसका मतलब क्रेडिट साइड में भी कितना आएगा 1000 और 8,64,000। अब यहाँ पे भी जेड में भी
भी ना तो बाय प्रोडक्ट है, ना ही स्क्रैप है और ना ही वेस्टेज है। तो ये अमाउंट क्या कहलाएगा आपका? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमारे पास में अब कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो जब भी प्रोसेस खत्म हो जाती है तो आउटपुट कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? फिनिश गुड में। और इसका अमाउंट कहाँ से आएगा? बैलेंसिंग फिगर 1000 यूनिट 8,64,000 अमाउंट। अब जब कॉस्ट पर यूनिट की बात आएगी तो कॉस्ट पर यूनिट हम कहाँ से निकालेंगे? 8,64,000 डिवाइडेड बाय 1000। और ये अमाउंट कहाँ से लेना है? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड। ये जो आपने क्रेडिट साइड में लिखा है उसका अमाउंट आपको लेना है।